ओके, स्टार्ट करते हैं। मराठा साम्राज्य, मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर की शुरुआत कैसे होती है उसके बारे में थोड़ी स्टोरी समझते हैं। मराठा एम्पायर, देख, जो मराठा साम्राज्य था, अगर हम उसकी बात करें तो मराठा साम्राज्य को फैलाने का काम किया था शिवाजी ने। ठीक है, क्योंकि शिवाजी से पहले जितने भी मराठे थे, मैं एरिया दिखाता हूँ पहले थोड़ा सा कि आ जाओ, हमारा प्यारा भारत। ये भारत पर पूरा शासन जो चल रहा था वो मुगलों का शासन चल रहा था। ठीक है, दिल्ली पर शासन किसका था? मुगल का। और उस वक्त में जो मराठा थे इस महाराष्ट्र के एरिया में, वो लोग ना, यहाँ जो बीजापुर वगैरह था, गोलकुंडा था, उस वाले एरिया में उनके अंडर काम करते थे। यानी वो क्या थे, जैसे कि बीजापुर या गोलकुंडा के वो सूबेदार वगैरह थे। ठीक है, वहां पर जागीरदार थे, उनके अंडर काम किया करते थे। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो मराठा साम्राज्य के जो लोग हैं, जो मराठा हैं, वो किसके वंशज थे, तो कहा जाता है वो लोग राजस्थान में रह रहे एक जो सिसोदिया, तूने नाम सुना होगा सिसोदिया, जो कि वंशज के ये लोग डिसेंडेंट्स रहे हैं, यानी उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं। और कास्ट से ये लोग क्या थे? राजपूत थे, सूर्यवंशी थे। बात समझ में आई? हाँ, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 वो क्या हुए कि इधर जब शिफ्ट होते गए, इधर शिफ्ट होकर के यहाँ का जो बीजापुर, बरार, गोलकुंडा वगैरह वगैरह वाला जो रीजन था, उनके अंडर में ये लोग काम करते रहे। तो बहुत वक्त तक काम करते रहे, काम करते रहे। और फिर जब शिवाजी का जन्म होता है, तो शिवाजी के टाइम में कंटेम्प्रेरी में औरंगजेब, जो कि यहाँ पूरे मुगल पर शासन कर रहा होता है। और औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसीज थी वो इतनी खतरनाक थी कि वो हर हिंदू धर्म को क्या कर रहा था? डिस्ट्रॉय करते जा रहा था, हर एक चीज़ों को बैन करते जा रहा था। इससे क्या होता है कि जो हिंदू राजा थे उसके साम्राज्य में, मुगल के, वो लोग थोड़े से उससे क्या होते हैं? आहत होते हैं। और उनके अंदर एक खुद की भावना उत्पन्न होती है कि हमें खुद का जो कि राज्य हमारा होना चाहिए। और इसी से प्रेरित होकर शिवाजी के मन में भी हुआ कि हमको क्या करना चाहिए, हम लोग अब किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? अपना खुद का साम्राज्य बनाएंगे। बात समझ में आया? ओके, तो कहेगा कि थोड़ी सी इनकी स्टोरी लिख देता हूँ। जैसे कि ये जो मराठा राइजिंग के टाइम में, अगर हम मराठा साम्राज्य की बात करें, मराठा, ये लोग का कहाँ से बिलोंग करते थे? डिसेंडेंट्स किसके थे, किसके वंशज थे? सिसोदिया। डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स यानी वंशज, वंशज। तो सिसोदिया, और राजस्थान से बिलोंग करते थे सिसोदिया लोग। सिसोदिया कहाँ से? राजस्थान, राजस्थान। कहेगा कि इनका कास्ट क्या था? कास्ट, तो ये राजस्थान से राजपूत थे। और राजपूतों में कई कैटेगरी होती है ना, सूर्यवंशी। हाँ, तो राजपूत थे, उसमें भी सूर्यवंशी, सूर्यवंशी। और फिर वो धीरे 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 कहाँ शिफ्ट होते गए? महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट होते गए। और महाराष्ट्र में किसके अंडर काम करने लगे? बीजापुर, गोलकुंडा वगैरह के अंदर। वर्क अंडर बीजापुर।
बीजापुर। बात समझ में आया? वो लोग किसके लिए काम कर रहे थे? बीजापुर के लिए काम कर रहे थे। उसके बाद तब तक जब तक जन्म होता है शिवाजी का, ये यहाँ से, और फिर इनका ये एरिया ये रहा। यहाँ पर पूरा का पूरा जो ये एरिया था ये बिलोंग करते थे किससे? तो ये बिलोंग करते थे बीजापुर वाला एरिया, बीजापुर, बीजापुर। कितना समझ में आया? ओके। सिसोदिया साम्राज्य। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं शिवाजी के बारे में। मराठा साम्राज्य को सबसे पहले फैलाने का काम किया था शिवाजी महाराज ने। ठीक है, अब हर बार तो मैं शिवाजी महाराज कहूँगा नहीं, शिवाजी ही कहूँगा, है ना? तो स्टार्ट करते हैं हम। शिवाजी के बारे में देख, छत्रपति शिवाजी महाराज, वाह। शिवाजी, इनका जन्म होता है, बर्थ, जन्म को लेकर के कई कॉन्फ्लिक्ट हैं, इसलिए दोनों मैं लिख दे रहा हूँ। एक कहता है कि इनका जन्म 20 अप्रैल 1627 को हुआ है, और एक तकबा कहता है कि नहीं, जो है 19 फरवरी 1630 को हुआ है। बात समझ में आई? हाँ, लेकिन हिस्ट्री की कई किताबों में 20 अप्रैल 1627 दिया हुआ है, और इंटरनेट वगैरह पे हमें ये 19 फरवरी 1630 वाला दिखाई देता है। ठीक है, जो भी आएगा एग्जाम में देख लेना, जिस हिसाब से उस हिसाब से मार देना, मैंने दोनों लिख दिया है। ठीक है, इनके पिता थे फादर, ये लिखने से अच्छा है कि मैं एक काम कर देता हूँ, वो पूरा वही लगा देता हूँ ये। ठीक है, इसमें सारी जानकारी है, मैं इसके आगे की कहानी स्टोरी समझाता हूँ। ठीक है, देख, इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म होता है शिवनेरी, पुणे के पास, रायगढ़, है ना, पुणे के पास शिवनेरी फोर्ट में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले, और माता का नाम क्या था? जीजाबाई। ठीक है, पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी के 2 टीचर थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ? शिवनेरी फोर्ट में। शिवनेरी फोर्ट कहाँ है? पुणे में, है ना, शिवनेरी फोर्ट पुणे में। ठीक है, ओके। इनके 2 टीचर थे। टीचर के बारे में अगर बात करें तो एक पॉलिटिकल टीचर थे, टीचर, एक जन का नाम था दादा कोंडदेव, और एक जन का नाम था रामदास। कोंडदेव, दादा कोंडदेव, दादा कोंडदेव। और मुझे लगता है इसमें ऐसे प्रॉपर होगा नहीं यार, दादा कोंडदेव पर चले जाइए। और दूसरे जन जो थे उनका नाम था रामदास, रामदास। दादा कोंडदेव जो थे वो इनके पॉलिटिकल गुरु थे, यानी राजकाज कैसे चलेगा, ठीक है, तुम्हें किसके साथ मित्रता रखनी चाहिए, किस राजा के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दादा कोंडदेव ने दिया। पॉलिटिकल टीचर थे, और जो इन्हें रिलीजन की शिक्षा दी, यानी कि हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाया, गीता पढ़ाया वगैरह, सबके बारे में बताया कि सारे धर्म समान होते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के रिलीजियस जो शिक्षा दी उन्होंने, वो कौन थे? रामदास।
रिलीजियस टीचर। जो शिवाजी थे, शिवाजी अपनी माता जीजाबाई से बहुत कनेक्टेड थे। इनकी माता बहुत दूरदर्शी थी। ये पहले से ही शिवाजी को बचपन से ही जो कि महाभारत, रामायण, इन सब चीज़ों को पढ़ पढ़ के सुनाया करती थी और उनके जो क्रक्स हुआ करते थे वो उन्हें बताया करती थी। और यही एक वजह रही कि शिवाजी बचपन से ही उनके मन में ऐसा रहा कि मुझे भी अपना एक साम्राज्य को क्या करना चाहिए, स्टेब्लिश करना चाहिए। हम कब तक किसी दूसरे के अंडर काम करेंगे, क्योंकि इनके जो पिता थे शाहाजी बीजापुर के शासक के अंडर काम कर रहे होते हैं। ठीक है। हाँ, उसके बाद अपने जन्म के, जैसे कि 1627 में इनका जन्म होता है, 19 साल की उम्र में ये क्या करते हैं कि आसपास, जैसे ये पुणे है, ठीक है, तो यहाँ के आसपास के एरिया को क्या करना शुरू करते हैं, जितने भी किले होते हैं उसको जीतना शुरू करते हैं। ठीक है। और जब ये आसपास के एरिया को जीतेंगे तो जाहिर सी बात है इनकी दुश्मनी किससे होगी, बीजापुर के साथ। बीजापुर, क्योंकि ये जो किले रहते हैं, चाहे वो तोरन का किला हो, पन्हाला का किला हो, पुरंदर का किला हो, ठीक है, वो सारे के सारे किले रहते हैं बीजापुर के शासक का। और वो शिवाजी क्या करते हैं, उन लोग को हरा हरा करके वो सारे किले अपने कब्जे में करते जाते हैं। हालांकि यहाँ दिल्ली में राज कौन कर रहा है, औरंगजेब। औरंगजेब औरंगजेब भी इस साउथ इंडिया को जीतना चाहता है। तो औरंगजेब की भी दुश्मनी किसके साथ है, बीजापुर के रूलर के साथ। तो शिवाजी ने क्या सोचा कि मैं क्या करता हूँ, औरंगजेब के साथ दोस्ती कर लेता हूँ और दोस्ती करने के बाद मिल करके मैं बीजापुर को हरा दूंगा। ठीक है। बीजापुर को हराने के बाद फिर बाद में देखेंगे कि औरंगजेब का क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने गए तो पहली बार जब शिवाजी की और इनकी औरंगजेब की मुलाकात होती है तो उनमें थोड़ी सी झड़प हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों में जम नहीं पाता है। शिवाजी उससे मिलने भी जाते हैं, शिवाजी को कैद कर लिया जाता है, फिर शिवाजी वापस आते हैं वो करके वहाँ से छूट करके। और उसके बाद की कहानी हम लोग थोड़ी सी इसके बाद वाले स्टोरी में समझेंगे। पहले इतना समझ के इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, है ना। तो देख, इतना समझ में आया कि शिवाजी के जो पिताजी थे वो कहाँ काम करते थे, बीजापुर के यहाँ काम करते थे। ठीक है। शिवाजी के पिता बीजापुर के यहाँ काम किया करते थे। ओके। अब देख, उन्होंने जो शिवाजी थे, उन्होंने 19 साल की उम्र में अपना मार्च शुरू कर दिया। शिवाजी मूवमेंट यानी उनका अभियान उन्होंने 1646 में 1646 में बीजापुर के शासकों से पहले तोरन का किला जीत लिया, छीन लिया। ठीक है। तोरन फोर्ट किससे, बीजापुर से, बीजापुर से। उसके बाद तोरन फोर्ट जीतने के बाद धीरे धीरे उन्होंने पन्हाला का किला, पन्हाला फोर्ट, ठीक है, फिर पुरंदर फोर्ट, पुरंदर फोर्ट, ये सब बीजापुर के शासकों से छीनते गए। तो बीजापुर के शासकों के साथ किसकी दुश्मनी हो जाएगी, राइवलरी, शिवाजी की। और मुगल का भी बीजापुर के शासकों के साथ जमता नहीं था। शिवाजी एंड मुगल दोनों की दुश्मनी किससे थी, राइवल्स। बीजापुर, ठीक है, बीजापुर के साथ इनका जो कि जमता नहीं था। इसके लिए शिवाजी ने क्या सोचा कि मैं किससे मिल जाऊं, औरंगजेब से। तो औरंगजेब से जो कि शिवाजी
जो मिलने के लिए जाते हैं 1657 में। लेकिन क्या होता है कि 1657 में औरंगजेब और शिवाजी का एक छोटे मोटी लड़ाई हो जाती है। ठीक है, 1657 में औरंगजेब और शिवाजी की छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है। 1657 स्मॉल वॉर विथ औरंगजेब शिवाजी। ठीक है, बिटवीन औरंगजेब और शिवाजी। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही औरंगजेब के साथ शिवाजी की लड़ाई होती है, बीजापुर का शासक एक रहता है, वो अपने कमांडर, उसका नाम रहता है अफजल खान। अफजल खान को भेजता है कि जाओ, अभी शिवाजी की लड़ाई हुई है औरंगजेब के साथ, वो कमजोर हुआ होगा, जाओ उसको ना मार के, और जो किला उसने वो किया है, कब्जाया है, उसे वापस से छुड़ा लो। ठीक है, तो अफजल खान आता है, पहले शिवाजी को बड़े प्यार से बुलाता है पन्हाला के किला में, कहता है कि आइए हम आपसे बात करेंगे, जो कि क्यों आप जो कि हमारे किले को लूट रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। तो शिवाजी चालाक थे, वो जानते थे कि अफजल खान थोड़ा सा उस दिमाग का है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो वो अपने तैयारी में गए थे अंदर, उन्होंने मतलब थोड़ा वो लोग अपना पूरा प्रोटेक्शन किया हुआ था, फिर अपने नाखूनों में मतलब हाथ में वो बाघ जैसा नाखून नहीं होता है बाघ का, वैसा वाला वो पहन के गए थे। और उनकी हाइट शिवाजी की बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन जो ये था अफजल खान था, वो 7 फुट का एकदम लंबा चौड़ा, जो कि पठान था। ठीक है, तो उसने क्या सोचा था कि मैं शिवाजी को बुलाऊंगा गले लगाने के लिए, और उनको ही पकड़ के ऐसे मसक दूंगा, उनकी मुंडी चूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये सीन तुझे कई बार जो कि देखने को सीरीज वगैरह में या मूवीज वगैरह में देखने को मिला होगा, कि शिवाजी कैसे अफजल खान को बाघ के नाखून से ऐसे चीरते हुए, है ना। ये कौन रहता है, अफजल खान। तो अफजल खान जैसे ही इनको क्या करता है, पकड़ता है, गले लगाता है और जोर से दाबने की कोशिश करता है, शिवाजी अपना बाघ का नाखून निकालते हैं और उसके पीठ में धंसा देते हैं, और पीठ में धंसा करके उसको जोर से खींचते हैं, और उसका पीठ पूरा, बैक पूरा फट जाता है, और फिर सीधे सामने सीने पर वार करते हैं, सीने पर दूसरे बाघ के नाखून से, और उसको भी चीर देते हैं। और इस तरीके से पन्हाला के किला में किसकी मौत हो जाती है, अफजल खान। अफजल खान आया था जो कि पन्हाला का किला जीतने, और वहां पर अपने प्राण त्याग के चला जाता है। बात समझ में आए? तो अफजल खान यहाँ, अफजल खान की मृत्यु, कहेगा कि अफजल खान की मृत्यु कहाँ हुआ था, तो पन्हाला के किला में। हाँ, सब सब महाराष्ट्र में ही है, पन्हाला, पुरंदर, तोरण। ठीक है, ये सब महाराष्ट्र में है। शिवाजी किल्ड, शिवाजी किल्ड अफजल खान इन पन्हाला फोर्ट, पन्हाला फोर्ट। बात समझ में आया? ये स्टोरी इतनी समझ में आ गई? ओके, बहुत बढ़िया। अब देख, जब शिवाजी ने, भाई ये देख रहे हैं कितना लंबा चौड़ा है ये, और उसके सामने शिवाजी उसके कंधे पर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, है ना। तो जब औरंगजेब को पता चला कि बीजापुर का एक खतरनाक जो कमांडर था, ये अफजल खान को शिवाजी ने मार दिया है, तब जो है औरंगजेब अपने कमांडर शाइस्ता खान को भेजता है शिवाजी को हराने के लिए। शाइस्ता खान आता है,
शिवाजी शाइस्ता खान को कूट देते हैं, शाइस्ता खान हार के चला जाता है। ठीक है, और शाइस्ता खान जैसे ही हार के जाता है, शिवाजी उस वक्त की मुगलों की सबसे बड़ी ट्रेडिंग सेंटर होती है सूरत, सूरत को लूट लेते हैं। और जैसे ही सूरत को लूटते हैं, एकदम औरंगजेब बौखला जाता है। औरंगजेब जैसे ही बौखलाता है, वो सोचता है कि अब क्या करूं, किसको भेजूं। तो उसको पता रहता है कि हमारे दादा के दादा जो थे, अकबर जो थे, अकबर अकबर की एक नीति थी कि वो ऐसा जो युद्ध है उसको लगता था कि जो एरिया वो नहीं जीत पाता ना, वो किसे भेजता था, राजपूतों को भेजता था। और राजपूतों की एक खासियत थी कि उन्हें चाहिए रहती है इज्जत, तुम उनको खूब इज्जत सामान दो, जो कि राजा करके बुलाओ, महाराज आइए आपका स्वागत है, बस उनके मूछों पर ताव आना चाहिए। और वो अपनी ताकत से बड़े राजा को हरा देते थे। ठीक है, तो अकबर, जैसे कि अकबर के समय में तू देखेगी तो अकबर के समय में जो उनका कमांडर था, मान सिंह, राजा मान सिंह। अरे, उनका जो कमांडर था मान सिंह था ना, मान सिंह के नेतृत्व में अकबर ने पूरा अफगानिस्तान तक वाला एरिया जीत लिया था, मान सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, तो वही नीति अपनाता है औरंगजेब, और औरंगजेब बुलाता है फिर जय सिंह को। ठीक है, जय सिंह को, और कहता है कि तुम जाओ शिवाजी से लड़ने के लिए। जय सिंह को खूब सम्मान देता है। अरे जय सिंह, आपकी वीरता के तो गुणगान गाए जाते हैं, या करते हैं वाह करते हैं, खूब उसको एकदम चढ़ाता उड़ाता है। और जय सिंह एकदम फूल के एकदम गदगद हो जाता है। और फिर उनको भेजता है कहाँ पे, यहाँ जो कि शिवाजी से लड़ने के लिए आता है। जय सिंह हरा देता है शिवाजी को। आके जय सिंह शिवाजी को हरा देता है। और शिवाजी को हराने के बाद फिर पुरंदर की संधि होती है, यानी पुरंदर का किला जो जीते थे वहां पर बुलाया जाता है, और उनके साथ एक समझौता किया जाता है कि उस वक्त तक शिवाजी ना 35 किले जीत चुके थे बीजापुर से। 35 किले, 35 किले। ठीक है, 35 किले, जिसमें उनके भी बहुत सारे किले थे, जैसे जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, शिवनेरी फोर्ट वगैरह, फिर उसके वाले अगल बगल के एरिया में बहुत सारे उनके भी किले थे। ठीक है, तो पुरंदर का जो समझौता होता है, पुरंदर पैक्ट के तहत कहा जाता है कि आपको इनमें से 23 किले हमें रिटर्न करने होंगे, मुगलों को देने होंगे। और इस पैक्ट के तहत शिवाजी ने 23 किले किसे दे दिए, मुगलों को दे दिए। बात समझ में? मुगल को दे दिया। उसके बाद क्या होता है कि जो है औरंगजेब कहता है कि एक काम करो, तुम हमारे अधीनता स्वीकार कर लो, तुम हमारे अंडर आ जाओ, मतलब कि मुगल के अंडर में मराठा रहेंगे। ठीक है, तो शिवाजी पहले सोचते हैं कि अभी पॉलिटिकल क्राइसिस है, अभी अभी ये सब पैक्ट वैक्ट हुआ है, क्या करना चाहिए, बीजापुर से भी हमारी दुश्मनी है, बीजापुर को भी हराना है। तो उससे मिलने के लिए जाते हैं, किससे, औरंगजेब से। ठीक है, औरंगजेब से मिलने के लिए जाते हैं। तो औरंगजेब से जब मिलने के लिए जाते हैं तो उनके साथ उनका बेटा संभाजी भी जाता है मुगल कोर्ट में। तो संभाजी जाता है, तो अब देख क्या होता है, और कि कोई भी राजा अगर तुम्हारे कोर्ट में आ रहा है तो तुम्हें एक राजा की तरह ट्रीटमेंट देना चाहिए, है कि नहीं। तो औरंगजेब ना उन्हें एक मनसबदार की तरह ट्रीटमेंट करता है। लाइक मनसबदारों को जिस कुर्सी पर बिठाया जाता है वहां पर बिठाता है, उनसे मिलने के लिए नहीं आता है, 3-4 घंटे तक वेट करवाता है, उसके बाद आता है। और फिर जब आता है तो उनसे इस तरीके से बात करता है कि जैसे वो राजा है ही नहीं। तो उनका बेटा जो रहता है संभाजी, उससे कहते हैं कि क्या बोल रहा हूँ, संभाजी, संभाजी उनका बेटा कब से हो गया, नहीं नहीं, संभाजी बेटा ही था, बरोबर। ठीक है, संभाजी उनका बेटा था, हाँ ठीक है ठीक है। तो संभाजी को वो औरंगजेब कहता है कि अरे इसको हमारे सामने सलाम वलाम करने के लिए सिखाया नहीं हो। तो संभाजी सलाम वलाम कुछ करता नहीं है। क्योंकि वो कहता है हमारे पिता को तो कोई इज्जत दी नहीं गई, तो जो कि मैं तुम्हारे सामने जो कि क्यों सलाम करूं। ठीक है, और जैसे ही वो आता है औरंगजेब, तो शिवाजी भी भड़क जाते हैं, मतलब उसको कहते हैं कि हम राजा हैं वहाँ के, महाराष्ट्र के, और आप हमें इस तरीके से बेइज्जत कर रहे हैं।
तब से के इस बात को जैसे ही वो सुनता है, औरंगजेब कहता है गिरफ्तार कर लो, शिवाजी को गिरफ्तार करवा लेता है। और शिवाजी को गिरफ्तार करके उन्हें फिर जो कि वहाँ एक जयपुरी महल रहता है उसमें रखवा देता है। उसके बाद जयपुरी महल में रखवा करके उन्हें अफगानिस्तान वगैरह वाले एरिया में भेजने की तैयारी कर रहा होता है। तब तक शिवाजी इसी बीच साधु या फल बेचने वाले का रूप धर करके वहाँ से बाहर निकल आते हैं। और वहाँ से बाहर निकल के आने के बाद फिर उनका दिमाग खुलता है। उन्होंने औरंगजेब को कहा कि तुमने मुझे किस लिए अरेस्ट करवाया था? इसलिए कि मैंने तुम्हारा जो कि सूरत लूटा था, लो फिर से लूट लेता हूँ। उन्होंने शिवाजी ने फिर से क्या लूट लिया? सूरत को वापस लूट लिया। ठीक है, सूरत को वापस लूट लिया। अब सूरत को जैसे ही वापस लूटा, इस बात से एकदम औरंगजेब एकदम बौखला गया, एकदम तंग हो गया, और उसने वापस से हिंदुओं पर क्या लगा दिया? जजिया कर लगा दिया। ठीक है, क्योंकि जजिया कर किसके लिए था? नॉन रिलीजियस टैक्स था, रिलीजियस टैक्स था, जो सिर्फ मुस्लिम को छोड़ के बाकी सबको देना रहता था। हाँ, तो उसने वापस से चालू कर दिया। ठीक है, इतनी स्टोरी समझ में आई? हाँ, तो ये स्टोरी अब मैं लिख दूं डेट बाय डेट कि कब कब क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। ओके, ठीक है। यहाँ शिवाजी ने किसे मार दिया है? अफजल खान को। अफजल खान को मार दिया, तो अब शिवाजी से लड़ने कौन आएगा? शाइस्ता खान। ठीक है, तो औरंगजेब ने भेजा शाइस्ता खान को। शाइस्ता खान वर्सेस शिवाजी। शिवाजी। शाइस्ता खान किसका कमांडर था? औरंगजेब कमांडर। कमांडर। क्या शाइस्ता खान जीत पाया शिवाजी से? ये हार जाता है और शिवाजी जीत जाते हैं। ठीक है, ओके। फिर जो कि ये होने के बाद शिवाजी ने क्या लूट लिया? सूरत। शिवाजी लूटेड सूरत। कब? 1664 में। 1664 में। ठीक है, 1664 में। उसके बाद 1665 में फिर जो कि कौन भेजता है? औरंगजेब जय सिंह को। तो लड़ाई होती है जय सिंह वर्सेस शिवाजी। शिवाजी कब? 1665 में। बोले सर। और इसमें कौन जीत जाता है? जय सिंह जीत जाता है, शिवाजी हार जाते हैं। इसके तहत कौन सा पैक्ट होता है? पुरंदर पैक्ट। पुरंदर पैक्ट। पुरंदर पैक्ट के तहत 35 में से 23 किलो को रिटर्न कर दिया। पैंतीस किला, 23 किला किसका हो गया? रिटर्न। मुगल्स। इतना समझ में आया? ओके, तो कहेगा पुरंदर पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? नहीं, जय सिंह और शिवाजी। ठीक है, अगर बोझेगा किसके किसके बीच हुआ था, तो ऐसा मुगल करेगी तो मुगल में तो भाई सब राजा आ जाएंगे। ठीक है, जय सिंह और शिवाजी। ठीक है, क्योंकि शिवाजी को किसने हराया? जय सिंह। क्या खुद औरंगजेब आया था हराने के लिए? नहीं। ठीक है, शिवाजी को हराया जय सिंह ने। ठीक है, तो जय सिंह और शिवाजी के बीच में क्या हुआ था? पुरंदर पैक्ट। बात समझ में आया?
ओके, इस पुरंदर पैक्ट के तहत कितने किले को शिवाजी ने रिटर्न किया? 23 किले को शिवाजी ने रिटर्न किया। अब देख, शिवाजी ने लगभग जो मेन मेन किला है मैं तुझे दिखा देता हूँ इधर, जो उन्होंने जीते थे। जैसे पहला ये था तोरन का किला। तोरन का किला किससे जीता था? बीजापुर से, बीजापुर से, ठीक है। फिर ये सिंहगढ़ का किला उन्होंने जीता था। रायगढ़, रायगढ़ के नाम पे उन्हें रायोबा कहा जाता है। शिवनेरी फोर्ट, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, ठीक है। फिर विजय दुर्ग, ठीक है, सिंध दुर्ग, फिर रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, ठीक है। अगर गवर्नमेंट चाहे ना, इन सबको एक बढ़िया टूरिस्ट प्लेस बना सकती है, मतलब अच्छे से थोड़ा सा इसको वो करे ना, तो टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत बेहतरीन बढ़ेगा इन सबको। हाँ, तो वही सब तो करना है ना, कि थोड़े से जो रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, जो डेंजरस है, उनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि लोग बारिश वगैरह में आए तो स्लिप करके नीचे खाई वगैरह में न गिर जाए। देख रही कितनी हाइट 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 पे है, लोग ट्रैकिंग करने के लिए भी चले जाएंगे यहाँ पे है कि नहीं? हाँ, ठीक है, इतना समझ में आया? ओके। उसके बाद उसके बाद क्या होता है? तो अब शिवाजी हार चुके हैं। शिवाजी को क्या क्या कहेगा औरंगजेब कि आओ, मतलब कि अपना साम्राज्य हमारे अंडर लेकर आओ। तो शिवाजी मिलने जाते हैं किससे? औरंगजेब से। तो यहाँ पर शिवाजी वेंट शिवाजी वेंट आगरा टू मीट औरंगजेब। औरंगजेब से मिलने के लिए वो कहाँ जाते हैं? आगरा जाते हैं। दिल्ली नहीं रे, आगरा फोर्ट में बुलाता है उनको, ठीक है। आगरा फोर्ट में बुलाता है शिवाजी को मिलने के लिए। जब शिवाजी जाते हैं तो शिवाजी के साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता है? पहली बात तो उन्हें वेट करवाते हैं, और उनके साथ थर्ड कैटेगरी के मनसबदार की तरह ट्रीट किया जाता है। यानी जहां तीसरे कैटेगरी के मनसबदार बैठते थे, वहां पर उन्हें बैठाया जाता है। ट्रीटेड एज गौरी मनसबदार, ठीक है। थर्ड कैटेगरी के मनसबदार की तरह उनसे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। जब वो आते हैं, मतलब कि जब औरंगजेब आता है तो शिवाजी इस बारे में कहते हैं, तो औरंगजेब उन्हें क्या करवा लेता है? अरेस्ट करवा लेता है। अरेस्टेड, और अरेस्ट करके जयपुरी महल में बंद करवा देता है। महल में बंद करवा देता है, ठीक है। उसके बाद वो किसी तरीके से वहाँ से शिवाजी क्या होते हैं? निकल करके आते हैं, ठीक है। चौथी चीज़, शिवाजी गॉट फ्रीड। और जैसे ही निकल करके आते हैं, वो वापस किसे लूट लेते हैं? सूरत को, ठीक है। पहली बार सूरत को लूटा 1664 में, अब दूसरी बार लूटेंगे 70 में। बात समझ में आया? हाँ, दोबारा उन्होंने सूरत को लूट लिया, और इससे बौखला करके औरंगजेब ने क्या कर दिया? जजिया कर स्टेब्लिश कर दिया।
इम्पोज्ड जजिया कर। ठीक है। हाँ, अब देख क्या था कि शिवाजी को ना ये औरंगजेब था वो कभी जो कि पूरी तरीके से हरा नहीं पाता था, या बीजापुर के जो शासक थे वो कभी उसे पूरी तरीके से हरा नहीं पाए थे शिवाजी को। क्यों? क्योंकि वो जो लड़ते थे ना शिवाजी, वो प्रॉपरली सामने आकर के नहीं लड़ते थे। वो जिस तरीके से लड़ते थे उसे गोरिल्ला मेथड कहते हैं, यानी छुप करके वॉर करते हैं। ठीक है, छुप करके वॉर करते हैं। और ऐसा कोई भी एरिया जहां पर पहाड़ी इलाका अधिक हो, ठीक है, वहां पर कोई भी इंसान हार नहीं सकता, या कोई दूसरा फॉरेन आदमी आकर के वहां पर जीत नहीं सकता है। वहां जैसे कि हमारा जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है जहां पर नक्सलाइट रहते हैं, वो एरिया ऐसा है कि आर्मी पर्सनल्स कितने भी चले जाएं वहां पर वो उस तरीके से नहीं ढल सकते जहां पर कि वो नक्सलाइट वहीं पैदा हुए हैं, उनका पूरा जीवन वहीं बीता है। बड़े बड़े जंगलों के अंदर घुस जाएंगे, पता नहीं कहाँ खड्डे खोद करके अंदर छुप जाएंगे, पहाड़ों में छुप जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कहाँ होता है। ऐसे ही शिवाजी जिस एरिया में रहते थे, अभी जैसे महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में पहाड़ वहाड़ पूरा इलाका है ही, और वो उनका जो एरिया रहता था वो युद्ध के लिए ऐसा एरिया चूज करते थे जहाँ पर पहाड़ी इलाका बहुत अधिक रहता है। ठीक है, जैसे मान ले इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, और वो अपने कुछ सैनिकों को यहाँ पर लगा देते हैं, और इधर से अपोजिशन से मतलब कि जो दुश्मन के सैनिक आते हैं इनको दौड़ाने, और ये सैनिक क्या करने लगते हैं, फिर भागने लगते हैं, ऐसे 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 भागते भागते इसके अंदर घुसते, और जैसे ही ये लोग सोचते कि ये लोग भाग रहे हैं इसके अंदर आते हैं, ये यहाँ से अटैक कर देते हैं दोनों साइड से, और ये जो दुश्मन रहता है दुश्मन उसकी यहीं पे मृत्यु हो जाती थी। तो इस पद्धति को क्या कहा जाता था, गोरिल्ला मेथड। और गोरिल्ला वॉरफेयर इन्होंने बीजापुर का एक शासक था उसका नाम था मलिक अंबर, उससे जीता था, उससे सीखा था। ठीक है, तो कहेगा कि गोरिल्ला वॉरफेयर शिवाजी ने किससे सीखा था, मलिक अंबर से। गोरिल्ला वॉरफेयर। शिवाजी learned it from मलिक अंबर। इतना क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। मलिक अंबर से उन्होंने ये पूरी की पूरी चीज़ सीखी थी। लास्ट में जो औरंगजेब रहता है, औरंगजेब शिवाजी से एकदम परेशान हो जाता है, उनको हरा बिरा नहीं पाता है फिर, इसलिए वो क्या कहता है कि जो ये एरिया है मतलब कि महाराष्ट्र वाला एरिया है उसे मराठों का फ्री स्टेट घोषित कर देता है कि यानी मराठा अब क्या रहेंगे, स्वतंत्र राजा रहेंगे, उन पर किसी दूसरे राजा का कोई दबाव नहीं रहेगा। बात समझ में आया? हाँ, और जैसे ही ये चीज़ करके वो एट लास्ट उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेता है एज अ फ्री लीडर या रूलर। ठीक है, औरंगजेब recognized शिवाजी एज फ्री रूलर। बात समझ में? और मराठा साम्राज्य एक स्वतंत्र साम्राज्य उभर करके आता है। उसने जैसे ही जजिया टैक्स को ठोका, यानी जजिया टैक्स को इम्पोज किया, बहुत सारे जो हिंदू राजा थे उसके खिलाफ हो गए, और वहीं से धीरे 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 मुगल साम्राज्य कमजोर होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ गया?
हाँ, अब देख, इतना तो कहानी ये हुआ शिवाजी और औरंगजेब के बारे में, ठीक है। ओके, अब इसके आगे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं, जैसे कि शिवाजी का कोरोनेशन वगैरह कैसे हुआ था, किसे बुलाया गया, फिर पोस्ट वगैरह क्या थी, उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। ठीक है, देख, अच्छा एक काम बता दो कि देख, शिवाजी जो थे, शिवाजी की मृत्यु 1680 के आसपास हो जाती है, मतलब कि 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है, ठीक है। और शिवाजी की डेथ के बाद औरंगजेब कहीं जाकर के मरता है 1707 में, ठीक है। तो पहले यहाँ शिवाजी को मार देते हैं, उसके बाद उनका जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगा उसको बता दूंगा, ठीक है। हाँ, शिवाजी डाइड कब? 12 अप्रैल 1680 में, ठीक है, 1680 में। यहाँ वही दिया हुआ है ना, हाँ 1680, 3 अप्रैल दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम भी 3 ही अप्रैल लिख लेते हैं, नहीं तो सब बवाल करेंगे, अलग अलग डेट रहता है। 3 अप्रैल 1680 में उनकी डेथ हो जाती है, और वो औरंगजेब कब मर जाता है? 1707 में। औरंगजेब डाइड 1707 में, यानी इनसे कम से कम 27 साल बाद जाकर के औरंगजेब मरता है। तो इस 27 साल के अंदर अभी बहुत सारी स्टोरी होगी मराठों के साथ, है ना। पेशवा वेशवा आएंगे, फिर औरंगजेब इनके जो बेटा रहेगा उनको किडनैप विडनैप कर लेगा, तो सब हम स्टोरी बाद में समझेंगे, लेकिन अभी यहाँ पहले शिवाजी का चैप्टर क्लोज करते हैं, ठीक है। अब शिवाजी की एक गलती क्या रही कि उन्होंने ना ऐसा दूरदर्शी वाला विचार नहीं रखा था कि जैसे अकबर ने रखा था। अकबर का क्या था, वो हर किसी से उलझता नहीं था। शिवाजी का ऐसा था, वो किसी से भी उलझ जाते थे, ठीक है। छोटा हो बड़ा हो, ताकतवर हो नहीं हो, वो सबसे उलझ जाते थे, और सबसे उलझने की वजह से क्या हो जाता था कि इनके बहुत सारे दुश्मन हो जाते थे, ठीक है। लेकिन वो अकबर कैसा था, अकबर चाहता तो उस वक्त के टाइम में वो पूरे राजस्थान को हरा सकता था, यानी कि राजपूतों को हरा सकता था। अकबर की इतने बड़ी सेना थी, लेकिन वो ये ना सोच करके कि जिंदगी भर का दुश्मनी पालू, उसने मनसबदारी सिस्टम को चालू किया, ठीक है। और मनसबदार बना करके सबको साथ में मिला करके वो लोगों को, अगर किसी की जरूरत, मतलब कि कोई दूसरा राजा अटैक करने आता तो खुद न जा करके वो अपने मनसबदारों को ही भेज देता, ठीक है। लेकिन शिवाजी में ऐसी दूरदर्शिता नहीं रही, ठीक है। तो उन्होंने कभी मनसबदारी वाला सिस्टम उन्होंने लागू नहीं किया था, बात समझ में आई? और यही एक वजह रहती है कि ये जो मराठा साम्राज्य रहता है वो पूरे भारत पर नहीं फैल पाता है, या बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है, ठीक है। फिर इनके अंदर जो टैक्सेशन वाला सिस्टम रहता है, ये टैक्सेशन का भी कोई प्रॉपर वे नहीं रहता है। ये जो कि अपने आस पड़ोस के राजाओं से जबरदस्ती टैक्स मांगा करते थे कि तुम हमें अगर ये दोगे तो हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे, नहीं तो हम तुम्हें अटैक करके तुमसे जो कि छीन लेंगे। जैसे कि मैंने तुझे बताया था वो जो वो था बाजीराव था, बाजीराव ने अटैक किया था किस पे? दिल्ली पर, और 5-5 लाख रुपए जो कि मांगा था हर साल के लिए, है ना। तो वैसे ही ये होता था। तो इसकी वजह से भी क्या होता कि इनके आस पड़ोस के राजा इनसे खफा हुआ करते थे, तो जैसे ही कोई मौका पाता ना तो इन्हें लपेट देता था, ठीक है। ये सब स्टोरी आगे बताऊंगा, लेकिन अभी पहले हमारा मेन फोकस किस पे है? शिवाजी पर, ठीक है। देख, शिवाजी का जब राज्याभिषेक हो रहा था, कोरोनेशन, तो उन्होंने अपने कोरोनेशन के लिए बनारस के एक पंडित को बुलाया था, बनारस से पंडित बुलाया था, उनका नाम था गंगा भट्ट। कोरोनेशन के लिए कहाँ से पंडित बुलाए गए थे? क्या नाम था? गंगा भट्ट। कोरोनेशन, कोरोनेशन के लिए जो प्रीस्ट थे, पंडित थे, वो कहाँ से बुलाए गए थे? फ्रॉम बनारस। पंडित
गंगा भट्ट, गंगा भट्ट, वाराणसी, ऐसी। ठीक है, बनारस में एक से एक बढ़ के पंडा रहते हैं, उन्हें पंडित नहीं पंडा कहते हैं। ठीक है, अब उन्होंने उन्होंने साउथ इंडिया में पूरा रूल करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, कौन? शिवाजी ने स्टार्टेड रूलिंग इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया। रूल करने के लिए उन्होंने अपने यहाँ पर 8 लोगों का एक ग्रुप बनाया था। जैसे मिनिस्टर थे, 8 मिनिस्टर्स का एक ग्रुप था। उन मिनिस्टर्स को कहते थे अष्ट प्रधान। ठीक है, अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान, अष्ट प्रधान कहेगा कि अष्ट प्रधान क्या थे? तो ग्रुप ऑफ 8 मिनिस्टर्स। ग्रुप ऑफ 8 मिनिस्टर्स। बात समझ में आया? जिसमें सबसे फेमस जो होता था उसे कहते थे पेशवा। नाम सुना होगा, पेशवा, ये वो पेशवा बाजीराव, पेशवा ढमका ना। हाँ, तो इसमें मेन कौन हुआ करता था? सबसे ऊपर मेन पेशवा। ठीक है, पेशवा का पद सबसे मेन था। ठीक है, फिर अपने कोरोनेशन के बाद उन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया था जिसे कहा जाता था छत्रपति। राजा को, मराठा साम्राज्य में राजा को क्या कहा जाता था? छत्रपति, छत्रपति। जैसे मुगलों में राजा को क्या कहा जाता था? सुल्तान, है ना। हाँ, ठीक है, बादशाह, सॉरी बादशाह कहा जाता था। और सुल्तान तो दिल्ली सल्तनत में आया था, सुल्तान का पद। बादशाह कहते थे यहाँ पे, बादशाह अकबर, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर राजा को क्या कहते थे? छत्रपति। और फिर यहाँ से कहा जाने लगा इनको छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। बात समझ में आया? ओके, छत्रपति शिवाजी महाराज। अब देख, शिवाजी ने पुर्तगालियों से 200 तोपें खरीदी थी। 200 तोपें किससे खरीदी थी? पुर्तगालियों से। शिवाजी ने अपनी नेवी को मजबूत करने के लिए अपना एक नेवल बेस बनाया था कुलाबा में। हाँ, कुलाबा नेवल बेस। तो क्या फर्क पड़ता है नेवी के लिए? अभी भारत का जो ये शासन होता है वो तो दिल्ली से होता है, लेकिन क्या सब कुछ दिल्ली में है? ठीक है, क्या हुआ? हाँ, तो एरिया भी है। अब अगर इस तरीके से समझेंगे तो इतना दूर का फिर राजा कैसे कहलाएंगे? हाँ, अब भाई तुम किसी एरिया को कब्जाना बड़ी बात नहीं है, उस एरिया पर तुम्हारा राज होना, तुम्हारा अधिकार होना बड़ी बात है। भारत इतना बड़ा है, भारत को संभाला न जाए, नॉर्थ ईस्ट कट के अलग हो जाएगा, भूटान चला जाए, भूटान जो कि बोल रहा हूँ, भूटान, ये सिक्किम चला जाएगा। ठीक है, इसलिए इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है कि भाई हमारा कौन कौन सा एरिया है, वहाँ वहाँ पर किस तरीके से आर्मी वगैरह को डिप्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, अब उनके टाइम पीरियड में उन्होंने मिलिट्री में 2 तरीके के सैनिक रखे थे।
तीसरा, चौथा मिलिट्री रिफॉर्म में उन्होंने दो तरीके के सैनिक थे। एक सैनिक थे जो टेम्परेरी आर्मी रहती थी, मतलब कि कभी इधर कभी उधर कभी इधर, लेकिन एक सैनिक थे जो परमानेंट, एक बार आ गए तो उन्हें परमानेंट रखा जाता था। ठीक है, जो टेम्परेरी रहते थे उन्हें कहते थे सिलादार, और जो परमानेंट होते थे उन्हें कहते थे बारगीज। ये कैसे थे? टेम्परेरी। और ये जो थे ये परमानेंट। बात समझ में आया? ओके, ठीक है। फिर उनका, जैसे मैंने बताया कि जो टैक्सेशन का सिस्टम था, टैक्सेशन सिस्टम कोई बेहतरीन नहीं था। वो अपने आसपास के राजाओं से चौथ लेते थे। चौथ, तूने सुना होगा कि चौथ पहुंचा देना हमें, टैक्स। क्या होता है? हाँ, टैक्स। टैक्स को कहा जाता था चौथ। चौथ, चौथ जो क्या होता था, ये दूसरे अपने पड़ोसियों से लेते थे टैक्स, ये वाला चौथ, फ्रॉम नेबरहुड। नेबर्स, ठीक है। और अपने खुद के एरिया से जो टैक्स लेते थे उसे कहते थे सरदेशमुखी। सरदेशमुखी। मुखी, ये टैक्स कहाँ से लेते थे? खुद के एरिया से, फ्रॉम ओन एरिया। ठीक है, हाँ। और आजू बाजू के, मतलब पड़ोस के जो राजा होते थे उन्हें हड़का के क्या लेते थे? चौथ। बात समझ में आया? हाँ, ठीक है। यानी इनके टैक्सेशन का कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं था। बात समझ में आई? ओके, इनके समय में जो दो बड़े पोस्ट थे, पोस्ट, एक तो राजा हुआ करता था, और राजा के बाद सबसे बड़ा जो पोस्ट हुआ करता था वो पेशवा। एक नंबर पे रहता था किंग, राजा, और दूसरे नंबर पे होता था पेशवा। बात समझ में आई? ओके, ठीक है। और यही पेशवा जो अष्ट प्रधान था, अष्ट प्रधान में सबसे मेन होता था। बाद में क्या होगा कि छत्रपति शिवाजी मरने के बाद छत्रपति का पोस्ट हटा दिया जाएगा और पेशवा का पोस्ट आगे आ जाएगा, और फिर पेशवा ही पेशवा चलेंगे, पेशवा ही पेशवा चलेंगे। बात समझ में आया क्या? ठीक है, ओके। अभी के लिए इतना। पेशवा वाला सिस्टम जो रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर